नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स में अलग-अलग सेक्शन में कैश ट्रांज़ैक्शन लिमिट बताई गई है। आज के वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। साथ में यदि वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो क्या पेनल्टी लगाई जाती है? कब-कब आपके पास इनकम टैक्स के नोटिस आ सकते हैं? वो सब कुछ आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सेक्शन 40A(3) के बारे में। सेक्शन 40A(3) बिज़नेस के केस में लागू होती है। ये कैश पेमेंट करने पर एक्सपेंसेस का जो कैश पेमेंट हम करते हैं उसको डिसअलाउड करती है। मतलब उसमें लिमिट दी हुई है 10,000 पर डे पर पर्सन। यदि आपने किसी व्यक्ति को 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट अगर कैश में कर दिया है तो पूरा पेमेंट क्या होगा आपका, पूरा के पूरा पेमेंट आपका टैक्सेबल हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको स्टेशनरी का एक बिल आया, उसके आगे 40,000 का बिल आया। अब आप या तो आपको 10,000 कैश और 30,000 आप उसको बैंकिंग चैनल से कर सकते हैं, या फिर आपने क्या किया, आपने 40,000 पूरा के पूरा कैश का पेमेंट कर दिया। तब वो पूरा एक्सपेंसेस जो था 40,000 का, वो आपको इनकम टैक्स में क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। डिसअलाउड हो जाएगा तो इससे क्या होगा, वो एक्सपेंसेस आपका एक तरह से टैक्सेबल हो गया, क्योंकि क्या करते हैं हम, देखिए हमारे टर्नओवर में से हम एक्सपेंसेस घटाते हैं तो हमारी इनकम कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हम वो एक्सपेंसेस नहीं घटा पाएंगे। अब पर इसमें भी एक आपके स्पेशल केस दिया हुआ एग्जाम्पशन है कि यदि आप गुड्स ट्रांसपोर्टर को जो पेमेंट करते हैं गुड्स कैरियर्स के लिए, तो वो लिमिट यहाँ पे 35,000 पर डे है। कमीशन एजेंट्स का पेमेंट यदि करते हैं फॉर गुड्स रिसीव्ड, वो भी एग्जम्प्टेड फ्रॉम दिस रेस्ट्रिक्शन। चलिए, इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि मान लेते हैं कि हमने क्या किया, एक्सपेंसेस तो बुक कर लिए, लेकिन उन एक्सपेंसेस का पेमेंट हमने नेक्स्ट ईयर किया। मतलब 24-25 के एक्सपेंसेस थे, हमने हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लिए उनको। हाँ, लेकिन अब हमने उसकी छूट भी ले ली, रिटर्न भी फाइल हो गया, सब हो गया। लेकिन जब हमने उसके नेक्स्ट ईयर पेमेंट किया तो वो पेमेंट हमने कैश में कर दिया। तो अब क्या करेंगे? तो देखिए तब क्या होगा पता है? जिस साल आप पेमेंट करेंगे उस साल वो पूरा क्योंकि पहले आप उसकी डिडक्शन ले चुके हैं, तो वो पूरा के पूरा जो एक्सपेंसेस की अमाउंट है वो पूरी क्या हो जाएगी, आपकी टैक्सेबल हो जाती है। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। यदि आप कैश पेमेंट करते हैं तो जैसे कि यदि आपने कोई आरबीआई को किया, बैंकिंग कंपनी को किया, एसबीआई, कोऑपरेटिव बैंक, एलआईसी को किया, कोई लीगल टेंडर्स पेमेंट किया गवर्नमेंट को फॉर फ्रेट चार्जेस, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वो भी सब एग्जाम्प्ट है। मतलब आप उसमें कैश पेमेंट कर सकते हैं। स्पेसिफाइड पेमेंट्स मोड से वो भी अलाउड है, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट से पेमेंट है, मेल, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, बुक एडजस्टमेंट या बैंक पेबल बिल ऑफ एक्सचेंज भी वो अलाउड है। इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि बुक एडजस्टमेंट से यदि पेमेंट करते हैं तो भी चलाएगा। एग्रीकल्चरल परचेज करते हैं तो उसमें भी आप कैश पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जो पेमेंट आप करेंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का, तो ये सिर्फ डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मिडिल मैन या ट्रेडर्स को पेमेंट कर रहे हैं। आपने डायरेक्ट जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उन्हीं को आपने अगर कैश पेमेंट किया तो चलेगा, अलाउड होगा। नहीं तो फिर वो, अगर आपने किसी ट्रेडर को पेमेंट कर रहे हैं तो वो डिसअलाउड होगा। इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शन है कैश पेमेंट डिसअलाउंसेस के, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री का प्रोडक्ट परचेज करने पे पेमेंट करते हैं, रिमोट प्लेसेस, ऐसे प्लेसेस पे आप पेमेंट कर रहे हैं गांव में जहां पर कि बैंक सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। टर्मिनल बेनिफिट्स यदि ग्रेजुएटी है, रिट्रेसमेंट कंपनसेशन और सिमिलर पेमेंट है 50,000 तक के, तो फिर वो 50,000 तक के वो एग्जम्प्ट होंगे। रिमोट सैलरी, कोई कैश सैलरी आप दे रहे हैं वो भी अलाउड हो जाएगी यदि वो एम्प्लॉय जो टेम्पररी पोस्टेड इन रिमोट लोकेशन, कहीं दूर आपने टेम्पररी उसको भेजा है तो भी वो आपकी कैश पेमेंट सैलरी का पेमेंट आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 269 एसएस की। तो ये जो सेक्शन है ये हमको बताती है कि लोन्स और डिपॉजिट आप जो लेते हैं उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। आप लोन और डिपॉजिट 20,000 से ज़्यादा कैश में नहीं ले सकते हैं। वो आपको अगर 20,000 से ज़्यादा आपको लेना है तो आप कहाँ से लेंगे? आप बैंकिंग चैनल के थ्रू आपको लेना होगा। इसमें भी एग्रीकल्चर एक्सेप्शन है, मतलब कि रेस्ट्रिक्शन डोंट अप्लाई इफ बोथ पार्टीज, मतलब लोन देना देने वाला और लेने वाला दोनों ही क्या है, इनकी इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम ही है, ओनली एग्रीकल्चर इनकम है। तो उस केस में फिर आप 20,000 से ज़्यादा भी आप लोन और डिपॉजिट ले सकते हैं। इसकी पेनल्टी कितनी होगी? तो आपको जो पेनल्टी लगी इक्वल टू द ट्रांजेक्शन अमाउंट, मतलब यदि आपने 50,000 रुपए का लोन लिया तो 50,000 रुपए तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। ये तो बात की हमने लोन और डिपॉजिट लेने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन की। अब बात करते हैं लोन और डिपॉजिट का रीपेमेंट्स। लोन तो आपने ले तो लिया, लेकिन अब उसका रीपेमेंट करते, तो ये आता है अंडर सेक्शन 269 टी के अंतर्गत। इसमें बताया गया है कि जो लोन का पेमेंट आप करेंगे 20,000 या उससे ज्यादा
नहीं कर सकते हैं। और ये अच्छा, इसमें जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो उसमें लोन हो या डिपॉजिट हो या इंटरेस्ट हो, सब कुछ मिला के आपका 20,000 या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें भी एक्सेप्शन है, अगर ये सब आप पेमेंट लोन रिपेमेंट गवर्नमेंट को कर रहे हैं, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक्स, कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट्स, गवर्नमेंट कंपनीज है, तो उन सबको यदि आप पेमेंट करते हैं तो आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन बाकी किसी भी कंडीशन में 20,000 से ज़्यादा का आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते। मतलब ना तो 20,000 से ज़्यादा कैश रिसीव लोन और डिपॉजिट ले सकते हैं और नहीं उनका रीपेमेंट आप कर सकते हैं। इसमें भी पेनल्टी जो है वो जो ट्रांजेक्शन्स अमाउंट है, जितना अमाउंट आपने पे किया है उसके बराबर रहती है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 269 एसटी की। ये हमको बताती है कि कब हमको बड़ा कैश रिसिप्ट जो हम लेते हैं उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। तो इसमें जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए है, कि ये रेस्ट्रिक्ट करती है 2 lakhs और मोर इन कैश, मतलब 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा आपको कैश में नहीं लेना है। इसके लिए 3 सिचुएशन बताई गई है। पहली सिचुएशन, यदि आप एक ही व्यक्ति से एक ही दिन में 2 लाख रुपए से ज़्यादा का रिसिप्ट नहीं ले सकते हैं। दूसरी, आपने भले किसी व्यक्ति से एक दिन में नहीं बल्कि अलग-अलग दिन में कुल मिलाकर यदि 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का नहीं रिसिप्ट नहीं ले सकते हैं। तो सिंगल ट्रांज़ैक्शन अगर होता है तो वो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल, मतलब कि ये कोई बिल तो एक है, आपने कोई आपका कोई ट्रांज़ैक्शन है उसका बिल आपका 3 लाख रुपए का, आपने क्या करा, आज 1 लाख का पेमेंट करा, फिर सेकंड डे, फिर थर्ड डे 1-1 लाख का पेमेंट किया। देखिए सिंगल डे में आपका 2 लाख से ज़्यादा का पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन आपका जो सिंगल ट्रांज़ैक्शन था वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा का था, तो यहाँ पर भी आपको आप यहाँ पे कैश रिसिप्ट नहीं ले सकते हैं। सिचुएशन थर्ड सिचुएशन है मल्टीपल ट्रांजैक्शन। ये भी अप्लाई होता है कि ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू वन इवेंट और ओकेजन, मतलब कि यदि जैसे कोई मैरिज का आपने आप एक मैरिज आप इवेंट हो रही है, किसी की शादी का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसमें आपने अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग आपने रिसिप्ट ले रहे हैं आप। तो आप उसमें भी ऐसा, जैसे कि आपने हॉल के लिए अलग पेमेंट लिया है, आपने डेकोरेशन के लिए अलग पेमेंट लिया है, तो वो आप भले ही उसके 2 लाख पर उसका जो है ना ट्रांज़ैक्शंस आपने उसके लिए 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश नहीं लिया, लेकिन आपके वो इवेंट तो एक ही थी ना, तो अगर इवेंट और ओकेज़न के लिए भी अगर आप रिसिप्ट लेते हैं, तो वो कुल मिला के भले ही मल्टीपल ट्रांज़ैक्शन से सब मिलाकर 2 लाख रुपए से ज़्यादा आपका नहीं होने चाहिए। आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर लार्ज केस रिसिप्ट की जो अभी हमने बात की है उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है कि आप इनसे आप केस रिसिप्ट ले सकते हैं। कौन-कौन से, देखिए गवर्नमेंट एंटिटीज़ है, गवर्नमेंट बॉडीज़ आर एग्जम्प्ट फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन ऑफ लार्ज केस रिसिप्ट। फिर है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से भी आप, जैसे बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, सेविंग बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स है, उनसे भी आप कैश में ले सकते हैं। रिसिप्ट फ्रॉम बैंक से, इंडिविजुअल रिसीविंग कैश फ्रॉम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और एग्जम्प्ट फ्रॉम दिस रेस्ट्रिक्शन। पेनल्टी फॉर वायलेशन, अब इसमें क्या पेनल्टी लगेगी, तो देखिए इसमें भी वही इक्वल टू द अमाउंट, जितनी अमाउंट आप कैश में लेते हैं उतनी अमाउंट पे आपको उतनी अमाउंट तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 194 एन के बारे में। तो देखिए सेक्शन 194 एन जो है वो टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल से रिलेटेड है। इसमें आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। देखिए आपका बैंक में पैसा है, आप जितना कैश चाहे उतना निकाल सकते हैं, आपका राइट है, लेकिन इसमें एक ये लिमिट लगा दी गई कि अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा कैश निकालेंगे बैंक से तो आपके ऊपर टीडीएस किया जाएगा। वो टीडीएस रेट क्या है वो देखिए। तो यहाँ पर अगर टीडीएस करना है, अगर आपने कि इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा आप अगर कैश निकालते हैं, चाहे वो आप बैंक से निकालते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, पोस्ट ऑफिस से निकालते हैं, तो आपके ऊपर टीडीएस लागू होगा। अभी टीडीएस की लिमिट क्या है देखिए, यदि आप इनकम आईटीआर फाइलर्स, मतलब आप इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल करते हैं, तो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा निकालने पर आपको 2% का टीडीएस। लेकिन अगर नॉन आईटीआर फाइलर्स, मतलब जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, उनके केस में यदि 20 लाख रुपए से ज़्यादा लेकिन 1 करोड़ रुपए तक निकालते हैं, तो 2% की दर से टीडीएस करें किया जाएगा बैंक के द्वारा, और यदि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा किया जाता है तो 5% की रेट होती है। तो यहाँ पर एक आईटीआर फाइलिंग और नॉन फाइलिंग के केस में भी अलग-अलग रेट हो जाती है। एक रेस्ट्रिक्शन है कैश डोनेशन के ऊपर। यदि आप डोनेशन करते हैं तो उसकी लिमिट है आप 2000 रुपीज़ तक का आप कैश डोनेशन कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा यदि आप डोनेशन देंगे तो इसका ये परिणाम होगा कि आपको जो एटीजी में जो डिडक्शन मिलती थी, वो डिडक्शन आपको, एग्जम्पशन जो मिलती थी एटीजी में, वो एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि आप जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हम इनकम टैक्स रिटर्न को हमको एआईएस के साथ चेक करना होता है।
एआईएस में आपने देखा होगा कि हमारी एफडी की इंफॉर्मेशन है या सेविंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन उसमें आ जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट किए हो, प्रॉपर्टी सेल परचेज की हो, सेल शेयर सेल परचेज की सभी डिटेल्स आपको एआईएस में देखने को मिल जाती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आती है इसी के बेस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, आपको नोटिस भेजता है। नोटिस कैसे भेजता है, जैसे कि उसमें आपकी कहीं पे टीडीएस हुआ है, बिजनेस रिसिप्ट है, कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो आपसे पूछ इनकम टैक्स नोटिस भेज के पूछ सकता है कि आपके सोर्सेज क्या है, कहाँ से आपके पास ये इनकम आई है। तो ये उसमें अब आपकी जो क्या होता है कि हो सकता है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया हो, तो वो सब चीज़ें कहाँ से चेक करता है, वो एआईएस देख कर करता है। तो एआईएस में इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, तो देखिए एआईएस में इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि एफडी की बात करते हैं, एफडी की इन्फॉर्मेशन कौन देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, बैंक देगी। ऐसे सब अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन कब देते हैं उसकी भी एक लिस्ट बताई गई है, कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन से जो कि इनकम टैक्स को रिपोर्ट किए जाते हैं। कब रिपोर्ट किए जाते हैं वो देख लीजिए। यदि कैश पेमेंट हम करते हैं फॉर परचेसिंग बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक और प्रीपेड आरबीआई इंस्ट्रूमेंट्स परचेज करते हैं, तो 10 लाख रुपए से इसकी थ्रेशोल्ड क्या है, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट करेंगे तो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, आईटी डिपार्टमेंट में। आपने कैश डिपॉजिट किया किसी सेविंग बैंक अकाउंट में, सेविंग बैंक अकाउंट में यदि कैश डिपॉजिट है पर ईयर 10 ज़्यादा का यदि आपने पर ईयर कर दिया है, तो भी ये जमा कर दिया है, तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी इनकम टैक्स के पास जाएगी। कैश डिपॉजिट किया हो या विड्रॉल किया हो करंट अकाउंट से, तो उसकी लिमिट है 50 लाख रुपए। अच्छा, ये लिमिट क्या चल रही है, पर ईयर, मतलब पूरे साल में यदि 50 लाख रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट या विड्रॉल किया है, तो भी उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ चली जाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। सेल और परचेस ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप कैश में परचेस सेल या परचेस करते हैं, 30 लाख रुपए उसकी लिमिट है, 30 लाख रुपए से ज़्यादा का यदि पेमेंट कर देते हैं, तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन भी जाएगी इनकम टैक्स के पास। इन्वेस्टमेंट करते हैं आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स में इन कैश, कैश में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, तो 10 लाख रुपए से ज़्यादा होने पर इसकी रिपोर्ट भी होती है। पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल इन कैश, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैश में कर दिया आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा का, तो वो इन्फॉर्मेशन भी चली जाएगी। पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल अदर देन थ्रू कैश, कैश के अलावा यदि क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट करते हैं तो उसकी लिमिट जरूर 10 लाख रुपए है। कैश डिपॉजिट इन द फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट, यदि आपने एफडी में, रेकरिंग डिपॉजिट में पूरे साल में देखेंगे, देखिए सारी लिमिट कौन सी बता रही हूँ, पर ईयर, तो आपने यदि 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट किया है, तो फिर आपको फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट में तो 10 लाख रुपए से ज्यादा किया है, तो भी उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इन सब ट्रांजेक्शन को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन जाती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे क्वेश्चन करता है, नोटिस भेजता है कि आप इसका सोर्स आप उनको बताएं। तो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।